1995 डब वाली हरियाणा, 2004 कुंभकोणम तमिलनाडु। ये वो तारीखें और जगहों के नाम हैं जो स्कूलों में आग जैसी दुर्घटनाओं की फौरन याद दिलाती हैं। 23 दिसंबर 1995 की बात है। देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस स्कूल में हो रहे फंक्शन के दौरान शामियाने में आग लगती है और देखते ही देखते 300 से अधिक बच्चे मौत का शिकार हो जाते हैं। फिर ऐसी एक दुर्घटना की खबर आती है। यहाँ कुंभकोणम के इस स्कूल से जहाँ 100 से अधिक बच्चे लापरवाही की वजह से अपनों से दूर हो जाते हैं। एक तरफ इन दिल दहला देने वाली दुर्घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और वहीं दूसरी तरफ स्कूलों में तमाम दुर्घटनाओं और खास तौर से आग जैसी दुर्घटना से बचाव की मौजूदा नीतियों को और भी सुदृढ़ करने के साथ साथ उसके और भी विस्तृत प्रचार प्रसार पर बल दिया। इन दुर्घटनाओं ने देश भर में स्कूलों, छात्रों, अभिभावकों और यहाँ तक कि देश के स्कूल और सुरक्षा संबंधित नीति निर्माताओं को भी इस बात का एहसास दिलाया कि फौरन ऐसे कदमों की आवश्यकता है जो अग्नि सुरक्षा संबंधी तमाम जानकारियों को देश के अधिकतम विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान का हिस्सा बना दें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए देश के नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय फायर सेल ने पुनर्विचार किया और एक विस्तृत स्कूल अग्नि सुरक्षा योजना मौजूदा योजनाओं के प्रचार प्रसार और क्रियान्वयन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जो स्कूलों और विद्यार्थियों को बदतरीन दुर्घटनाओं से भी निपटने के लिए तैयार कर सके। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया कि देश के सभी स्कूलों में ऐसे प्रबंध भी किए जाएं कि आग जैसी दुर्घटना हो ही ना, और अगर कोई अनहोनी भी हो जाए तो फिर उससे जान और माल का नुकसान कम से कम हो। कुल मिला के नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय फायर सेल का उद्देश्य ये है कि अग्नि सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों से स्कूल समुदाय अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। चलिए सबसे पहले ये पता करते हैं कि स्कूल में आग से दुर्घटना के कौन-कौन से कारण हो सकते हैं। विशेषज्ञों द्वारा किए गए तमाम अध्ययनों से पता चला कि ये कारण है। स्कूल भवन निर्माण में बुनियादी अग्नि सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान न रखना, अग्नि सुरक्षा निर्देशों का पालन न करना, अग्नि सुरक्षा योजना का ही न होना, अग्निशमन उपकरणों के प्रयोग का ज्ञान न होना, अग्नि सुरक्षा तकनीकों के अभ्यासों का अभाव, स्कूल निर्माण के दौरान बिल्डिंग बायलॉज का ध्यान न रखना, कक्षाओं के आसपास रसोई का या और किसी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ का होना। किसी भी संभावित दुर्घटना की तरह आग से होने वाली दुर्घटनाओं से निपटने के लिए भी सबसे पहले जरूरत है एक ठोस योजना की। और जहाँ तक स्कूलों की बात है तो इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि सभी संबंधित लोगों जैसे कि अध्यापकों, अध्यापिकाओं, छात्रों और अभिभावकों को आग जैसी दुर्घटना से निपटने के लिए सारे पहलुओं के बारे में अच्छी तरह मालूम हो। कहते हैं किसी भी समस्या का सही ज्ञान उसका आधा हल है। इसलिए अग्नि सुरक्षा योजनाओं के बारे में बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि दरअसल आग होती क्या है। आग को इस त्रिकोण से आसानी से समझा जा सकता है। इसे विशेषज्ञ अग्नि त्रिकोण भी कहते हैं। इसमें एक तरफ है उचित ऊर्जा जो कि आग लगने का कारण बनती है। ये दूसरी तरफ फ्यूल या ईंधन जो कि आग को बढ़ाने में मदद करती है। और ये तीसरी चीज है ऑक्सीजन जो कि आग को जले रहने में सहायक होती है। इनमें से अगर कोई भी एक चीज हटा ली जाए तो आग बुझ जाएगी। देखिए, आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। हमारी फ्रेंड भी है, लेकिन अगर हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो दुश्मन भी है।
क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में हम 4 प्रकार की आग को बांटते हैं, विभाजित करते हैं। ए क्लास, बी क्लास, सी और डी क्लास। ए क्लास में हम सभी उन फायर्स को लेते हैं जो कूलिंग सिस्टम से बुझाई जाती हैं। बी क्लास लिक्विड फायर होती हैं जो पेट्रोलियम, ऑयल, केमिकल्स फायर्स, ऐसी फायर जो लिक्विड में होती हैं उन्हें हम बी क्लास फायर में, सी क्लास फायर में उन्हें हम सी क्लास फायर में मानते हैं। डी क्लास में मेटल्स फायर्स होती हैं उसे हम लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फायर सेफ्टी एक्सटिंग्विशर्स क्लासिफिकेशन ऑफ ए ज़्यादातर कूलिंग सिस्टम से बुझाई जाती हैं, जैसे पानी के द्वारा, या वाटर CO2 पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स उसके द्वारा। जो फायर लकड़ी, वुडन, पेपर्स और मटेरियल्स में होती हैं उन्हें हम कूलिंग सिस्टम के माध्यम से बुझाते हैं। बी क्लास फायर्स में हम जो है मैकेनिकल्स फोम, AFFF फोम्स और डिफरेंट टाइप ऑफ फोम्स, जनरेटर्स, उनके माध्यम से हम बी क्लास फायर को कंट्रोल करते हैं। सी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में हम शुष्क पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अग्निशमन दल भी आग से निपटने के लिए यही नीति अपनाता है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ आग को समझ लेने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आग पे काबू पा सकता है। आग जैसी दुर्घटना से निपटने के लिए बहुत सी और बातों का जानना और साथ साथ एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग भी जरूरी होती है। इसलिए कभी भी जब बड़ी आग लग जाए तो खुद आग बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि फौरन अग्निशमन दल को टेलीफोन से सूचित करना चाहिए। दरअसल किसी भी ऐसी आपदा में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और शारीरिक रूप से कम सक्षम लोगों को ही होता है। और क्योंकि स्कूलों में ऐसी किसी भी दुर्घटना का पता सबसे पहले स्कूल प्रबंधन को ही होता है, इसलिए इनसे बचाव में स्कूल का योगदान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं इन दुर्घटनाओं से निपटने की योजनाओं की। स्कूल के अंदर जो है फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स के लिए जो फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स, और अगर बिल्डिंग जो है ग्राउंड+1 से ऊपर है तो उसमें फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशंस का होना ज़रूरी है। लेकिन आजकल जो प्राय देखा जा रहा है कि एयर कंडीशन स्कूल जो है ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसमें स्मोक डिटेक्टर्स और प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा नियम अनुसार होनी चाहिए। अग्नि सुरक्षा योजनाओं के कई पहलू होते हैं, लेकिन सबसे पहले ये योजनाएं बिल्कुल आसान और सीमित होनी चाहिए। स्टाफ को आसानी से याद रहने वाली होनी चाहिए। साथ ही ये ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई टीम मेंबर नहीं आया है तो दूसरे टीम मेंबर्स आसानी से उसकी जगह ले सकें। योजनाओं की मॉक ड्रिल के साथ साथ उनका पुनर्अवलोकन भी करते रहना चाहिए। जैसा कि किसी भी बड़ी योजना के साथ होता है, अग्नि सुरक्षा योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए भी टीम वर्क की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब कोई घटना घटती है तो उस समय शायद वहाँ पर कोई एडल्ट हो सकता है ना हो सकता है उसको आने में समय लगे, लेकिन अगर हमें बच्चों को ही ट्रेन किया हुआ है और बच्चों ने वो एक्सरसाइजेस की हुई होंगी तो उसमें हम ज़्यादा आसानी से उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं बिना कोई कैजुअलिटी हुए, क्योंकि बच्चों को पता होगा कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्योंकि वो ड्रिल्स बार बार करते रहते हैं। तो उस समय उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो काम करेगा और उस ड्रिल की वजह से वो सही स्टेप ले पाएंगे। स्कूलों को खुद भी नज़र आ रहा है कि अगर बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है तो ये भी ज़रूरी है कि हम उनका ध्यान रखें कि कभी इस तरह की सिचुएशन ना पैदा हो। तो उसके लिए फायर ड्रिल्स, फायर सेफ्टी मेजर्स, इक्विपमेंट स्कूल्स लगाने लगे हैं और आजकल के जो नए स्कूल्स हैं उनमें तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं फायर फाइटिंग के लिए। और बल्कि हमारे स्कूल में या हमारे जैसे और स्कूलों में फायर ड्रिल्स, इवैक्यूएशन ड्रिल्स जो है वो एक रूटीन है स्कूल का, और जो एवरी 3 मंथ्स या एवरी 6 मंथ्स स्कूल्स कंडक्ट कराते हैं। कोई भी स्थिति जितनी जटिल होगी उसका प्रबंधन भी उतना ही जटिल हो सकता है। इसी जटिलता से निपटने के लिए आज के समय में स्कूलों में अग्नि दुर्घटना से निपटने के लिए भी कई टीमों की आवश्यकता होती है। निदेशालय द्वारा तैयार नीति अनुसार
कुछ विशेष प्रावधान परिभाषित किए गए हैं। हर स्कूल में एक फायर मैनेजमेंट समिति होनी चाहिए, जो कि इन टीमों के सुचारू संचालन के अतिरिक्त और भी अग्नि दुर्घटना संबंधी बातों का ध्यान रखे। इस स्कूल अग्नि सुरक्षा समिति या स्कूल फायर मैनेजमेंट कमेटी में मुख्यतः जिन लोगों को सम्मिलित होना चाहिए वो हैं चेयरपर्सन, प्रबंधक, प्राध्यापक, उप प्राध्यापक, मुख्य अध्यापक, स्कूल डॉक्टर, सीनियर अध्यापक, अध्यापिकाएं, छात्र प्रतिनिधि, हेड बॉय, हेड गर्ल, अभिभावक, अन्य छात्र प्रतिनिधि जैसे कि सेक्शन हेड, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट्स, गाइड्स, हाउस कैप्टन इत्यादि। विभिन्न सरकारी संस्थानों जैसे कि अग्निशमन विभाग, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य सेवाओं को भी सहभागी होना चाहिए, जिसमें ये पता होना चाहिए कि अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से इस समिति के अंतर्गत कई और टीमों का गठन किया जाता है, जिनको विशिष्ट दायित्व सौंपे जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। स्कूल प्रबंधन को अग्नि सुरक्षा योजना बनाने में मदद करना, स्कूल में विभिन्न समितियों का गठन करना, स्कूल के क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु नीतियां निर्धारित करना, किसी प्रकार की आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ तथा तूफान जैसी घटनाओं से निपटने के लिए स्थायी तथा अस्थायी सुरक्षा प्रबंधन का पुनर्अवलोकन व तैयारी करना, स्कूल का निरीक्षण कर उन सभी स्थानों को जहां दुर्घटना होने की संभावना हो उसे तुरंत सही करना, स्कूल में उपस्थित सुविधाओं जैसे अस्थायी शरण स्थल इत्यादि को सुनिश्चित करना, अग्नि सुरक्षा प्रणाली को हर 3 महीने में मॉक ड्रिल द्वारा अभ्यास कराना, अग्नि सुरक्षा योजनाओं को साल में एक बार और दुर्घटना के बाद उनका पुनर्अवलोकन करना, दुर्घटनाओं से निपटने के लिए आर्थिक सक्षमता बनाए रखना तथा समय समय पर उसमें बढ़ोतरी करते रहना, स्कूल के सालाना व्यय से अग्नि सुरक्षा सुविधाओं के लिए धन अलग से रखना, अन्य सभी टीमों से विशेषकर दुर्घटना के समय निरंतर समन्वय स्थापित रखना। इस टीम के सदस्य एक साथ बैठकर विचार विमर्श करते हैं तथा कुछ विशेष मुद्दों पर विचार करते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। स्कूल में आग लगने के संभावित कारण, स्कूल अग्नि सुरक्षा मैनेजमेंट कमेटी का महत्व, आग और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए, स्कूल प्रबंधन का दुर्घटना होने पर योजनाएं बनाना तथा उन्हें सुचारू रूप से क्रियान्वित करना, योजनाओं का समय समय पर अवलोकन करते रहना चाहिए। साथ ही स्कूल अधिकारियों, अध्यापकों और छात्रों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पूरा पता होना चाहिए, जिसमें ये पता होना चाहिए कि अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से आकस्मिक योजना की विस्तृत जानकारी होना, अग्नि सुरक्षा समिति को अपने स्कूल का पूरा ज्ञान होना चाहिए और यहाँ तक कि विद्यालय का एक विस्तृत मानचित्र भी बना लेना चाहिए। हर कक्षा में कितने आने जाने के रास्ते हैं, कक्षाएं पक्की हैं या फिर कच्ची, कर्मचारियों के कमरे में कितने दरवाजे हैं, विद्यालय में विभिन्न प्रयोगशालाएं कहाँ स्थित हैं और खेल का मैदान कितना बड़ा है। विद्यालय का एक मानचित्र तैयार करना चाहिए, जिसमें विद्यालय में आग लगने की अवस्था में निकासी और जमा होने की जगह की विस्तृत जानकारी इंगित होनी चाहिए। संभावित पुख्ता बने हुए भवनों का आंकलन करने के साथ साथ उनका भी आंकलन करना चाहिए जो पुख्ता नहीं है, और आग जैसी दुर्घटना की अवस्था में उनसे निपटने के लिए हमारे पास क्या क्या सुविधाएं हैं या होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना होता है। आग लगने की अवस्था में उससे निपटने की योजना की, जिसमें संभावित जगहों और कारणों का विशेष ध्यान रखना, निकासी योजना सुनिश्चित करना, शारीरिक रूप से अलग रहने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रबंध करना,
विद्यालय में बिजली चली जाने के बाद जनरेटर का प्रबंध होना चाहिए। ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बाहर आने जाने के रास्ते कहीं जाम तो नहीं है। विद्यालय प्रांगण में कुछ अतिरिक्त रुकावट की वस्तुएं जैसे कि ईंटें, शीशा, कूड़ा करकट, बिजली के तार तो नहीं पड़े हैं। आने जाने के रास्तों में कहीं अलमारी या किताबों के रैक की वजह से रुकावट तो नहीं पड़ रही है। कहीं कोई चीज छत से तो नहीं लटक रही है जो कि खुद ही दुर्घटना का कारण बन सकती है। कक्षा में कहीं ज्वलनशील वस्तुएं तो नहीं है। ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ तो कहीं भंडारित नहीं है। कुछ ऐसी संभावनाएं भी हो सकती हैं जो कि विद्यालय प्रांगण के बाहर की हो और वो आग लगने की अवस्था में दुर्घटना का कारण बन सकती है। आग लगने की अवस्था में बिजली के हाई पावर तार, ऊंचे पेड़ या फिर तार की बाढ़ से भी दुर्घटनाएं संभावित हैं। ये तो हुई बात स्कूल की फायर मैनेजमेंट समिति की जिम्मेदारियों की। इन टीम या समिति के सदस्य कौन होते हैं और ये काम कैसे करते हैं, इससे पहले ये जान लेते हैं कि ये टीम होती कौन कौन सी है। इनमें सबसे पहली टीम होती है अवेयरनेस जागरूकता टीम, फायर अलार्म टीम, इवैक्यूएशन निकासी टीम, सर्च एंड रेस्क्यू खोज एवं बचाव टीम, फर्स्ट एड टीम, फायर फाइटिंग टीम, साइट सेफ्टी घटना सुरक्षा टीम, ट्रांसपोर्ट टीम और अंत में मीडिया टीम। अब बात करते हैं विभिन्न टीमों के सदस्यों और उनकी जिम्मेदारियों की। सबसे पहले तो अवेयरनेस जागरूकता टीम को ही ले लें। इस टीम का काम होता है स्कूल में आग जैसी दुर्घटनाओं के बारे में अध्यापकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के बीच जागरूकता फैलाने की। ये दुर्घटनाएं होती क्यों और कैसे हैं और इनसे बचाव के क्या-क्या उपाय हैं। इस समिति की जिम्मेदारी है स्कूल में अग्नि सुरक्षा संबंधी सभी जानकारियों के बारे में विचार करना और उनको सब तक पहुंचाना। इस टीम को सबसे प्रथम उपयुक्त साधन जुटाने होते हैं जिनसे वो अपना कार्य सही तरीके से संचालित कर सकें। जैसे हर संभव तरीके से अग्नि सुरक्षा संबंधी जानकारी एकत्रित करना, जैसे पोस्टर, फिल्म, सीडी और निर्देशिकाएं। अग्नि सुरक्षा संबंधी जानकारी देने के लिए नए नए तरीके अपनाना, जैसे कविता लेखन, चित्रकारिता, कार्टून चित्र, नुक्कड़ नाटक, गीत इत्यादि। और जब स्कूल में अग्नि सुरक्षा संबंधित माहौल का निर्माण हो जाए तो फिर जरूरत इस बात की होती है कि स्कूल अग्नि सुरक्षा समिति के आंकलन के अनुसार दुर्घटना की परिस्थितियों से कैसे निपटे। स्वाभाविक सी बात है कि आग जैसी दुर्घटना की अवस्था में सबसे पहली जरूरत होती है लोगों तक दुर्घटना की सूचना पहुंचाने की। अब यहाँ सबसे पहला और महत्वपूर्ण रोल होता है फायर अलार्म टीम का। आग लगने की अवस्था में अगर फायर अलार्म बजे या फिर कोई घोषणा हो तो कभी भी ना तो उत्तेजित होना चाहिए ना ही भागना चाहिए।
बल्कि फायर मॉनिटर जैसा कहे वैसा करना चाहिए। एक पंक्ति में बाहर निकलना चाहिए और फिर पूर्व सुनिश्चित जगह पर एकत्रित हो जाना चाहिए। इस टीम के सदस्यों के पास हर समय विभिन्न स्थानीय सरकारी विभागों जैसे कि फायर ब्रिगेड, पुलिस स्टेशन, स्वास्थ्य विभाग, संस्थाओं वगैरह के टेलीफोन नंबर हर समय होने चाहिए। दुर्घटना की स्थिति में इस टीम के सदस्यों को भली भांति पता होना चाहिए कि सभी विभागों को किस प्रकार से सूचित करना है, जैसे कि फायर स्टेशन को आग की जगह, समय और प्रकार या कारण की जानकारी देना। वहीं स्वास्थ्य विभाग को दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों की स्थिति या फिर संख्या के बारे में जानकारी देना। संभावित दुर्घटनाओं से बचाव के लिए स्कूल में एक इवैक्यूएशन और रेस्क्यू टीम का होना अति आवश्यक है। इस टीम का गठन स्कूल में अध्यापकों की कुल क्षमता और छात्रों की संख्या के अनुपात के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसमें कि अध्यापकों के अलावा सीनियर और जूनियर क्लास जैसे कि 8वीं और 12वीं के छात्र होने चाहिए। इस टीम को स्कूल के पूरे मानचित्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि सारे निकासी के रास्ते और सभी कमरों के बारे में मालूमात होना आवश्यक है। और ये भी मालूम होना चाहिए कि उनकी व्यक्तिगत कक्षाओं में कुल कितने छात्र हैं। स्कूल के सभी दरवाजों और गेट की मास्टर चाबी एक सुनिश्चित जगह पर होनी चाहिए और इस जगह के बारे में इस टीम के सभी सदस्यों को पता होना चाहिए। इस टीम को पता होना चाहिए कि किसी दुर्घटना के होने पर उन्हें किस प्रकार अपनी क्लास के बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालना है। और हाँ, शारीरिक रूप से कम सक्षम साथियों की मदद कैसे करनी है, इसका भी ज्ञान इस टीम के सभी मेंबर्स को अच्छी तरह से होना चाहिए। ऐसी अवस्था से निपटने के लिए छात्रों को विभिन्न प्रकार के झंडों के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे कि ये लाल झंडा जिससे कि किसी खतरे को दर्शाया जाता है, और ये पीला झंडा जिसका मतलब है कि सावधान रहें और अपना संतुलन बनाए रखें, और हरा झंडा जो ये बताता है कि खामोशी से बिना भगदड़ मचाए पंक्तिबद्ध होकर कक्षाओं से बाहर निकल जाएं, और अंत में ये भूरा झंडा जो ये बताता है कि कहां इकट्ठा होना है। आग लगने की अवस्था में कक्षाओं से छात्रों को बाहर निकलकर स्कूल के खेल के मैदान में इकट्ठा होना चाहिए और अगली घोषणा का इंतजार करना चाहिए। स्कूल में एक फायर फाइटिंग टीम या अग्निशमन टीम भी होनी चाहिए। इस टीम के लोगों को फायर फाइटिंग के उपकरणों के इस्तेमाल करने का तरीका पता होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का तरीका ये है। सबसे पहले इसे इस तरह से पकड़ते हैं, इस नॉब पर इस तरह से हिट करके इसे ऑन करते हैं और फिर नॉब को इस तरह रखते हैं, बिल्कुल आग की जड़ में। आग के नजदीक नहीं जाते हैं, इस तरह दूर से ही आग बुझाई जाती है। इस टीम के मेंबर्स को इन उपकरणों को चलाने के लिए समय समय पे अभ्यास करते रहना चाहिए, जिसके लिए उन्हें स्थानीय फायर सर्विस की मदद लेनी चाहिए। किसी भी दुर्घटना के दौरान ये भी हो सकता है कि किसी को चोट लग जाए और उसे फौरन फर्स्ट एड की जरूरत हो। इस समस्या से निपटने के लिए स्कूल में हर समय फर्स्ट एड किट मौजूद होनी चाहिए और साथ ही इसके लिए भी स्कूल में एक विशेष टीम होनी चाहिए। फर्स्ट एड किट का समय समय पर निरीक्षण भी करते रहना चाहिए कि उसमें सभी आवश्यक सामग्री मौजूद है या फिर दवाएं एक्सपायर तो नहीं हुई हैं, और क्या इसमें ऐसी दवाएं भी हैं जो कि किसी स्कूल के किसी छात्र विशेष के लिए बहुत आवश्यक हो सकती हैं। हाँ, इस टीम के लिए एक बात और ध्यान देने की है
कि समय समय पर इस टीम के सभी मेंबर्स को साधारण रूप से फर्स्ट एड ड्रिल करते रहना चाहिए, जिससे कि अगर आवश्यकता पड़े तो किसी की जान को कोई खतरा ना हो। किसी दुर्घटना के समय भीड़ का इकट्ठा होना स्वाभाविक है, लेकिन देखा गया है कि ये भीड़ रेस्क्यू ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाने में बाधा बनती है। क्राउड मैनेजमेंट के साथ साथ इसे इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस इत्यादि घटना स्थल पर आसानी से आ जा सके। इस परिस्थिति से निपटने के लिए हर स्कूल में अध्यापकों और छात्रों की एक साइट सेफ्टी टीम होनी चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो दुर्घटना स्थल को तुरंत घेर लें और ये सुनिश्चित करें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी प्रकार की बाधा ना पड़े। साइट सेफ्टी टीम को अन्य कार्यों के अतिरिक्त ये ध्यान रखना होता है कि दुर्घटना के समय स्कूल के द्वार तथा मेन गेट बंद रहें तथा सहायता सुविधाओं के वाहनों को स्थल पर पहुंचने में मदद करें। स्कूल की अग्नि सुरक्षा समिति को घटना की जानकारी तुरंत दें और सभी विद्यार्थियों को तय की हुई प्रक्रिया द्वारा बाहर भेजें। इसी टीम को सर्च एंड रेस्क्यू टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। किसी भी दुर्घटना के समय उस जगह गाड़ियों का आना जाना बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति को नियंत्रण में रखना अति आवश्यक होता है, जिसके लिए हर स्कूल में एक ट्रांसपोर्ट टीम का होना भी बहुत जरूरी है। इस टीम को सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है, जिसके तहत इन्हें सुनिश्चित करना होता है कि सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करें। आज के युग में जहां खबरें बिजली की रफ्तार से इधर-उधर होती हो, तो स्वाभाविक है किसी दुर्घटना के समय उसकी खबर भी आम लोगों तक पहुंचे। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए हर स्कूल में एक मीडिया मैनेजमेंट टीम का होना आवश्यक है, जिसकी जिम्मेदारी है लोगों तक सही सूचना पहुंचाए। इस टीम के पास हर समय मीडिया से संबंधित लोगों के नंबर होने चाहिए और इसे ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि किस प्रकार की और कितनी इंफॉर्मेशन मीडिया को देनी है। सूचना का मुख्य उद्देश्य अभिभावकों को निश्चिंत करना भी होता है तथा जनता को भी। टप्पाली और कुमको नाम की पुनर्वृत्ति ना हो, इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स और छात्रों को अपना अपना रोल भली भांति याद रखना होगा और समय समय पे अभ्यास करते रहना होगा। ये जिम्मेदारियां केवल जिम्मेदारियां ही नहीं, बल्कि मौत और जीवन के बीच की दूरियां भी हैं। और निश्चय ही ये सुनिश्चित करेगी कि देश के स्कूलों में आग जैसी दुर्घटना हो ही ना, अगर हो भी जाए तो उसमें जान माल की क्षति कम से कम हो।